वेलकम टू द विनर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। उस दिन की क्लास को कंटिन्यू करते हुए सैटरडे हमने किया था, हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी, कैसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना है। आज हम उस अकाउंटिंग इक्वेशन की बैलेंस शीट को सीखते हैं। हमारे पास जो भी वैल्यूज आई हैं, जैसे कैश है, स्टॉक है, जो हमारे पास हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शंस, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शंस थी हमने अपलोड की वो, और उसके बाद जो हमारा नेट वैल्यू आई है उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था बैलेंस शीट क्या होती है, जो ईयर एंड में बनती है और हमारे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा देती है, डिटेल में शो करती है। तो हमारे एसेट साइड हमारे पास जो भी हैं उनकी वैल्यूज हम एसेट साइड लिख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, जिस पर्सन की बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, एज ऑन जिस डेट पर, जिस ईयर एंड पर आप बना रहे हैं। यहाँ क्रेडिट साइड हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आता है, ये अमाउंट आता है, यहाँ एसेट्स आते हैं, यहाँ हमारा अमाउंट आता है। तो हम कैश में कैश लिख देते हैं, कैश का बैलेंस है 186,200। उसके बाद हमारा एसेट्स में है स्टॉक, जो जो हमारे हेड्स हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे, उनकी जो हमारी वैल्यूज है वो हम अमाउंट में लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर हमारा 10,000 का है। उसके बाद आता है हमारा बैंक, बैंक भी हमारा 10,000 का है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 के हैं। और फिर हमारे आते हैं डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 18,000। क्लियर है? उसके बाद हम सारी लायबिलिटीज और कैपिटल लिख देते हैं, जिसके अंदर हमारे आते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो निल है तो क्रेडिटर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, एंड पर आकर ये 0 हो गए थे। उसके बाद हमारे आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि है 1,000। उसके बाद हमारी आती है कैपिटल जो कि है 249200। ये हमारे पास आ जाता है 250200, और इसका टोटल आप करेंगे वो भी आपका सेम ही आता है। अगर आपकी ये दोनों वैल्यू सेम है दैट मीन्स आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट इसके अंदर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है हमारा टी शेप अकाउंट। This is the last topic of this chapter. Today we are going to finish the chapter. Okay? चलिए हम पढ़ते हैं उसके बाद टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट होता क्या है, मैंने आपको पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर 2 में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। इंक्रीज क्या हुआ है, इनफ्लो क्या हुआ है, आउटफ्लो क्या हुआ है, इंक्रीज क्या हुआ है, डिक्रीज क्या हुआ है। क्लियर? वो हमारा पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाता है। जैसे फर्नीचर का अकाउंट बना लिया हमने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लिया, तो उनसे रिलेटेड हमारी सारी परचेज, सेल, ठीक है, प्रॉफिट उसका उसी अकाउंट में हम डालते हैं। तो इसके अंदर हमारा आता है टी शेप अकाउंट, वो भी काफी हद तक उसी से सिमिलर है जैसे कि हमने बनाया फर्नीचर का अकाउंट। तो हम यहां लिख देते हैं टी शेप अकाउंट में फर्नीचर, ये हम लिख देते हैं। ये हमारी होती है डेबिट साइड, ये हमारी होती है क्रेडिट साइड। देखिए फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ रूल हमारे चेंज हो जाते हैं एसेट्स के लिए और लायबिलिटीज के लिए, इनकम के लिए और लॉसेस के लिए। क्लियर? तो रूल में क्या आता है, फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, सबसे पहली बात ये हमारा है एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं, नॉन करंट एसेट्स, ऑल दीज थिंग्स आर द सेम। तो ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है, ये हमारा एसेट है। यहां हम रिकॉर्ड करते हैं इंक्रीज इन फर्नीचर, यहां हम सारा रिकॉर्ड करते हैं डिक्रीज इन फर्नीचर।
जितने भी इंक्रीज और डिक्रीज हैं, यहाँ हम इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। क्लियर है? उसके बाद इसका हम लिखते हैं टोटल, इधर भी हम लिखेंगे टोटल। क्लियर? सपोज करो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये साइड आपकी ग्रेटर आई है, ये आपकी स्मॉलर आई है, तो ग्रेटर में से हम स्मॉलर साइड को माइनस करेंगे और उसके नीचे हम लिख देंगे बैलेंस। क्लियर है? यहां हम उसका बैलेंस शो कर देते हैं और फिर ये दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाती हैं। ये तो मैंने आपको एक रफ फॉर्मेट दिया है। अब इस फॉर्मेट के अंदर हम एक क्वेश्चन डाल देते हैं और उसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा परचेज फर्नीचर ₹10,000। सेकेंड पॉइंट में हमारा आ गया सोल्ड फर्नीचर ₹5,000। थर्ड पॉइंट में हमारा आ गया डिस्कार्डेड फर्नीचर ₹1,000। क्लियर है? उसके बाद हमारा आ गया न्यू फर्नीचर परचेज ₹10,000। क्लियर है? उसके बाद हमने लिख दिया ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹5,000। क्लियर है? उसके बाद हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। ये मैंने आपका क्वेश्चन बना दिया है, एक रफ क्वेश्चन बना लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम इस वैल्यूज को, इस ट्रांजेक्शन्स को हम इसके अकाउंट में डालेंगे। सबसे पहली बात, फर्नीचर अकाउंट बना रही हूं तो मैं सारी फर्नीचर की ही इंफॉर्मेशन डालूंगी। इन केस अगर यहां मैं प्लांट एंड मशीनरी लिख देती तो वो एंट्री इसके अंदर अपलोड नहीं होती। इसके अंदर मैं फर्नीचर अकाउंट बना रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड आइटम्स ही आएंगी। तो परचेज करा है फर्नीचर फर्स्ट पॉइंट पर, तो मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट पॉइंट वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट डालकर मैंने लिख दिया 10,000। क्लियर है? उसके बाद मैंने फर्नीचर सोल्ड करा, यहां सेकंड वैल्यू पर मैंने फर्नीचर सोल्ड करा तो मैंने लिख दिया 5,000। ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज आप एक ही बार लिख लेते हैं, उसके बाद आप सिर्फ वैल्यूज को लिखते हैं। डिस्कार्डेड फर्नीचर यानी कि फर्नीचर मेरा खराब था, डिस्कार्ड हो गया, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, खराब हो गया, तो वो डिस्कार्डेड फर्नीचर का पार्ट है। डिक्रीज हो गई वैल्यू, वो भी मैंने यहां डाल दिया। न्यू फर्नीचर परचेज, अब परचेज किया है तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज वैल्यू मैंने यहां डाल दी 10,000। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, वैल्यू डिक्रीज हो गई। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको इसके करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है। आपको जैसे जैसे वैल्यूज बोलते जा रहे हैं आपको सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज में डालनी है और उसका टोटल करना है। क्लियर? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, सोल्ड मैंने डिक्रीज में डाल दिया। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई तो यानी डिक्रीज इन फर्नीचर है, डिक्रीज वैल्यू मैंने यहां डाल। अब इनका टोटल मैंने ले लिया, इधर आ गया मेरा 20,000 टोटल, इधर मेरा 10 प्लस 3 दैट इज 13,000 का टोटल। क्लियर है? अब 20 ये ग्रेटर साइड है, ये लोअर साइड है, बैलेंस मेरा कितना आ गया 7,000 और इधर मेरा टोटल बैलेंस्ड हो गया। क्लियर है? ये था मेरा एसेट का अकाउंट। अगर मेरा एसेट का अकाउंट है तो मैं इस तरीके से शो करूंगी। हमारा जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे डेबिट साइड में ही जाते हैं, उनके लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। रूल किसके लिए चेंज होगा? लायबिलिटीज के लिए और कैपिटल्स के लिए, कैपिटल अकाउंट के लिए, लायबिलिटी अकाउंट के लिए और हमारे इनकम अकाउंट के लिए। जो भी मेरी इनकम है, जैसे रेंट रिसीव, तो अगर मैं रेंट का अकाउंट बना रही हूं तो उसके लिए दूसरा रूल एप्लीकेबल होगा। रूल कुछ नहीं है, सिर्फ चेंज हो जाता है, डेबिट साइड डिक्रीज आ जाता है और क्रेडिट साइड इंक्रीज आ जाता है। कोई भी लायबिलिटी, सपोज करिए मैं क्रेडिटर का अकाउंट बना रही हूं तो क्रेडिटर अब मेरी क्या बन गई है? लायबिलिटी अकाउंट बन गया है
क्रेडिटर, यहां डिक्रीज आ जाएगा, यहां इंक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर। बाकी वही आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो इधर रिकॉर्ड कर दो, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो, दोनों का टोटल ले लो, बैलेंस निकाल दो, टोटल हो जाएगा। सिर्फ क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही उसके अकाउंट में जाएगी, कोई डेटर है, कोई इनकम है, और कोई इंफॉर्मेशन उसके अकाउंट में नहीं जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा था टी शेप अकाउंट। आप इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझसे क्वेरीज ले सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज द विनर कोचिंग क्लासेस। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, अगर आपको इसके अलावा कुछ कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है टिल दिस चैप्टर, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। क्लियर? प्लीज like, share and subscribe the channel, that is the winner coaching classes. थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल आपकी क्लास शुरू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।